बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी मैथमेटिकल मेथड से हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। मैट्रिसेस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। उसका हमारा आज का आर्टिकल नंबर 3.22 है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब हमारे स्टार्ट होने लगे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्योंकि आपने जो है ना एक रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है किसी ना किसी मैट्रिक्स के ऊपर, और स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स को आप स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर आपकी स्पेशल टाइप कौन सी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, ट्रांसपोज आपका मैट्रिक्स का अगर ए के इक्वल आता है, यानी कि ट्रांसपोज का मतलब हमने क्या लिया था कि अगर एक मैट्रिक्स जो है इस फॉर्म में पड़ा हुआ था ए आई जे विद एम बाय एन ऑर्डर, ठीक है, देन ए ट्रांसपोज का आपके पास क्या मतलब था? वो एक ऐसा मैट्रिक्स था जिसमें बी आई जे एलिमेंट्स मौजूद थे, ऑर्डर उसका क्या हो जाता है? एन बाय एम, और बी आई जे फिर किसके इक्वल हो जाता है? ए जी आई। ठीक हो गया, यानी आई इज रिप्लेस्ड बाय जे एंड जे इज रिप्लेस्ड बाय आई। वही बात आपकी यहाँ पे आ जाती है। नाउ अगर आपका ए का आप ट्रांसपोज लेते हैं, अगेन ए ही आ जाता है। ठीक है, यानी आपने ए का ट्रांसपोज दिया, अगेन ए ही आ गया, देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लें और वो माइनस ए के इक्वल आ जाए, then such a matrix is known as skew symmetric matrix। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? skew symmetric matrix कहेंगे। अब इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी देख लेते हैं कि अगर हमें जो है ना मैट्रिक्स मिलेगा ऐसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसकी कंस्ट्रक्शन किस फॉर्म की हुई होगी कि उसको हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिकली चेक करेंगे। लाइक देखें, ए हमारे पास क्या गिवन था? ए आई जे एम बाई एन का मैट्रिक्स था। ठीक है, ए ट्रांसपोज से हम क्या मुराद लेते हैं? दैट इज इक्वल्स टू बी आई जे, एक एन बाय एम मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा, जिसमें हम कह रहे हैं कि बी आई जे किसके इक्वल होता है? ए जे आई के इक्वल होता है। हमारे पास ये कंडीशन आ रही है। अब आप देखें, अगर हमारा जे आई के इक्वल नहीं है, देन तो ये कंडीशन आ गई। ठीक है, लेकिन अगर आई जे के इक्वल है, यानी डायगोनल की हम रिप्रेजेंटेशन देखने लगे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल कैसा होगा। अगर आई जे के इक्वल आता है, देन इसका क्या मतलब होगा? बी आई आई इज इक्वल्स टू ए आई आई। ये चीज आ गई। दैट इंप्लाइज, यहां से क्या कंडीशन आ गई? अब यहाँ पे कंडीशन लगाएं, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हम लिख रहे हैं? ए के। इसका मतलब है कि डायगोनल के लिए भी मैं बात कर रही हूँ। ए आई जे कौन से एलिमेंट्स हैं? ठीक है, ए ट्रांसपोज कौन से एलिमेंट? बी आई जे। बी आई जे क्या होता है? चलिए पहले बी आई जे हम लिख लेते हैं। बी आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, ये वाली मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी है, या फिर पहले हम इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। ठीक है, पहले जो लिखी हुई है, ए ट्रांसपोज के एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं? इस फॉर्म के हैं। बी आई जे दैट इज इक्वल, ए के एलिमेंट किस फॉर्म के हैं? ए आई जे। ये क्या आ गया? ए आई जे। ठीक हो गया, यहां से इंप्लीकेशन आई, बी आई जे किसके इक्वल है? वो तो ए जे आई के इक्वल है। ये वैल्यू लिखी हुई है, बी आई जे किसके इक्वल आ गया? ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे। यहां से आपको पता चला कि अगर मैं यहां से टाइप्स निकालू, अगर मैं वैल्यूज देना शुरू करती हूँ, लेट अस सपोज के आई को मैं 1 वैल्यू देती हूँ। ठीक है, देन इसका मतलब है कि ए जे वन किसके इक्वल हुआ करेगा? ए वन जे के। यानी कि अब यहां से भी 3 वैल्यू, अब जे की भी 3 वैल्यूज है। 3/3 का अगर मैं मैट्रिक्स लिख लूं, ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ 3/3 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा? जे को वैल्यू 1 दे, A11 इज इक्वल टू A11, A21 इज इक्वल टू A12, A31 इज इक्वल टू A13 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको पता चलेगा जो A12 एलिमेंट होगा, यानी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के अंदर जो सेकंड आपका कॉलम होगा, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम की रिस्पेक्ट से। ठीक है, जैसे ये है ना, मैं ये हम एग्जांपल के तौर पर बताने लगी हूँ, ये है नहीं सिमेट्रिक, यानी A12 ये वाला एलिमेंट और A21 ये वाला एलिमेंट ये सेम होगा, फिर A13 ये वाला एलिमेंट और A31 ये वाला एलिमेंट सेम होगा, फिर A23 और फिर A32 ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे। तो ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल है आपके पास, अगर 3/3 का मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तो ट्राइंगल ही बनेगी, ये इस वाली ट्राइंगल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप इसके एलिमेंट्स ना देखें, आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें कि 3/3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ करेगा तो ऊपर वाली ट्राइंगल नीचे वाली ट्राइंगल के इक्वल हो। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया होता है मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होने का। अब हमने देखना है कि उसके डायगोनल में कैसे एलिमेंट्स होंगे। तो डायगोनल के एलिमेंट्स देखने के लिए हम इधर से रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, अगर आई जे के इक्वल आता है तो यहां से आपके पास क्या निकल आएगा? ए आई आई, जे को मैंने आई के इक्वल किया, ये वाली मैंने कंस्ट्रक्शन इसके अंदर,
ये वाली इज इक्वल टू ए आई आई। इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ए आई आई आपका इक्वल आ जाएगा ए आई, यानी कि ये वैल्यूज आपकी क्या आएंगी, सेम आएंगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन आपकी यहाँ पे सेम आ जाएगी। ए आई जे इज इक्वल टू वो सारी वैल्यूज जो यहाँ पे डायगोनल में एलिमेंट्स थे, अगर ट्रांसपोज लेंगे तो उसके डायगोनल में भी वही एलिमेंट्स रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन बताई जा रहा है, यानी कि बी आई आई इज इक्वल टू ए आई आई। यहाँ पे बी आ गया ना, यहाँ से कंस्ट्रक्शन से आपके पास आउटपुट आई, तो यहाँ से आपकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है बी आई आई इज इक्वल टू ए आई आई। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक इसके मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होने की, देन आपको क्लियर हो जाएगा यहां से। लाइक ये देखें, ये मैट्रिक्स अगर आप देखें, अब इसके डायगोनल में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया 1 4 6। अगर इसके डायगोनल में ये आ रहा है तो इसका ट्रांसपोज में भी यही आएगा। ठीक है, ये बेसिकली बी आई आई वैल्यूज की है, ये क्लियर हो गया। फिर आप देखें क्या इसकी ट्राइंगल का क्या क्राइटेरिया, अब आप इसको देखें, ये A12 पड़ा हुआ है, ये A21 है, सेम है। फिर आप इधर से देखें, A13 ले, A31 ले, सेम है। A23 ले, फिर A32 ले, सेम है। यही बात आपने प्रूव करनी थी। तो A ट्रांसपोज A की आपको बजाय इसके कि आप रोज को कॉलम में लिखने की कोशिश करके देखें, आपने डायरेक्टली देखना है क्या ये वाले मैच करते हैं, क्या ये वाले मैच करते हैं, क्या ये वाले मैच करते हैं। डायगोनल को आप छोड़ दें, एंटी डायगोनल में जितनी भी लाइनें बनती हैं आप देखें क्या वो वैल्यू सेम है। अगर वो वैल्यू सेम है और डायगोनल के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, या कोई भी एलिमेंट्स आपके पास पड़े हुए हैं डायगोनल में, देन वो मैट्रिक्स आपका कैसा मैट्रिक्स होता है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। लेकिन अगर आपका ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाता है, देन ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अगेन हम इसकी भी डिडक्शन निकाल लेते हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा, A ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, A के, सॉरी -a के। A किसके इक्वल है, Aij m/n मैट्रिक्स। और A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, Bij n/m मैट्रिक्स है, जिसमें हमारा Bij किसके इक्वल आता है, Aj के इक्वल आता है। नाउ A ट्रांसपोज इक्वल टू -a का क्या मतलब है, A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, Bij। ठीक है, -a का क्या मतलब है हमारे पास, -a का मतलब है -aij। मैं उसके एलिमेंट्स लिख रही हूँ। ठीक है, i हमारा वेरी करता है बिटवीन m एंड j वेरी करता है बिटवीन n के बाद करता है। ठीक है, नाउ Bij हमारे पास -aij के इक्वल है, लेकिन Bij किसके इक्वल है, Aj के। सब्स्टिट्यूट की वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, सॉरी, Aj इज इक्वल टू -ai। Aj इज इक्वल टू -aij। अब आपको यहां से पता लग गया कि जो ji वाला होगा वो नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू होगा -aij, यानी कि अगर आप A21 देखेंगे तो साइन बस चेंज हो जाएगा, ये -a12 के इक्वल होगा। अगर आप A31 देखेंगे तो ये -a13 के इक्वल होगा। अगर आप A32 देखेंगे तो ये -a23 के इक्वल होगा। यानी सारी वैल्यूज आपकी क्या होगी, दूसरे का साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, एंटी डायगोनल वाली जितनी भी लाइनें बनेगी, जैसे ये वाली लाइनें बनेगी, ये लाइनें, ये एंटी डायगोनल की लाइन में यहाँ पे जो वैल्यू होगी यहाँ उसका नेगेटिव होगा, यहाँ जो वैल्यू होगी यहाँ उसका नेगेटिव होगा, यहाँ जो वैल्यू होगी यहाँ उसका नेगेटिव पड़ा हुआ होगा। अब बात रहेगी ये डायगोनल की। डायगोनल में क्या रोल होगा, जे को आई पुट कर दें, दैट इंप्लाइज इस कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप देखें तो ये किसके इक्वल आता है, ए आई आई इज इक्वल टू -ai। इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, दैट इज इक्वल टू ai प्लस ai, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या इम्प्लीकेशन आ गई, 2ai इंडेक्स के साथ 0, एंड यहाँ से अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो ai इक्वल टू 0। तो एंटी सिमेट्रिक का एक रिजल्ट आपके पास ये आ गया कि एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा जो डायगोनल एंट्रीज हुआ करेंगी विद सेम इंडिसेस, वो क्या हुआ करेंगी, 0 हुआ करेंगी आपके पास। आपने अगर मैट्रिक्स को देखना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसको सिमेट्रिकली चेक करना है या स्क्यू सिमेट्रिकली चेक करना है, अगर तो उसकी डायगोनल रियल मैट्रिक्स। और आप एक बात याद रखें, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स को चेक किया जाता है। ठीक है, और आपके पास क्या क्राइटेरिया, अगर आपका रियल मैट्रिक्स आ गया आपने उसको डायरेक्टली बताना है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले आप देखेंगे क्या डायगोनल की एंट्री 0 है, सारी 0 होनी चाहिए फॉर ऑल आई। ठीक है, फॉर ऑल आई की कंडीशन है। अगर पूरे का पूरा डायगोनल 0 है देन वो सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर आपकी स्क्यू सिमेट्रिक की बातें आएंगी वहां पे। फिर आपने इसको स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है। स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या उनकी वैल्यूज जो है नेगेटिव में आ रही हैं,
अगर वैल्यूज आपकी नेगेटिव में आ रही हैं देन आपका आंसर से जो है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका जो है ना ट्रीट होगा। ये एग्जांपल आपके पास आगे दी हुई है। तो ये क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है अक्सर कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन क्या होती है या उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज जीरो होते हैं। ठीक है, अब आप देखें उसने ये मैट्रिक्स दिया स्क्यू सिमेट्रिक और उसने क्या किया, उसके डायगोनल में क्या है, जीरो पड़ा। ठीक है, ये सारी एंट्रीज उसकी क्या है, जीरो है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ -2 है, -2 का नेगेटिव क्या हुआ, 2, ये हो गए एक दूसरे के। 3 को देखें, 3 का नेगेटिव क्या हुआ, -3, 4 का नेगेटिव क्या हुआ, -4। सो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इनको चेक कर सकते हैं विदाउट अप्लाइंग, आप कोई भी जना प्रोसीजर अप्लाई करें, जाए इसके क्या पहले ट्रांसपोज लें और फिर आप उसमें से माइनस कॉमन लें या प्लस कॉमन लें एंड देन आप उसको देखें। आप यहाँ से डायरेक्टली भी एक नजर में इसको बता सकते हैं कि क्या। और हमेशा याद रखें सिमेट्रिक चेक करने के लिए और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपका मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स होना चाहिए। रियल मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एंट्रीज आर रियल। एंड कम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, जिनमें किसी कोई एक एंट्री भी कम्प्लेक्स आ जाती है। ठीक है, जिसके अंदर कम्प्लेक्स एंट्रीज पाई जाएंगी वो क्या होगा, कम्प्लेक्स मैट्रिक्स। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। एक रियल मैट्रिक्स क्या होता है जिसकी ऑल एंट्रीज, ठीक है, फॉर ऑल Aij बिलोंगिंग टू R, सारी की सारी एंट्रीज R में होनी चाहिए। और अगर वो एक कम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो एक मैट्रिक्स को कम्प्लेक्स होने के लिए देयर एग्जिस्ट सम Aij बिलोंगिंग टू C, कोई एक एलिमेंट जो है ना उसका कम्प्लेक्स होना चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम उसका एक कम्प्लेक्स होगा, देन कम्प्लेक्स नंबर होगा, देन वो एक कम्प्लेक्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपके पास आ जाता है एक रियल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं, अब रियल पे हमने देख लिया कि रियल पे कौन से जो है ना हम टेस्ट अप्लाई करते हैं वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन अगर हमारे पास कम्प्लेक्स एंट्रीज आ जाए तो अब जब कम्प्लेक्स एंट्रीज आ जाती हैं तो उनको हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन में चले जाते हैं। हार्मिशियन में बेसिकली वही कंडीशंस होती हैं जो सिमेट्रिक वाली हैं, जस्ट एक एक्स्ट्रा कंडीशन आती है, वो आती है ट्रांसपोज की। ठीक है, कम्प्लेक्स आ गया ना, कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाता है, वो एक एक्स्ट्रा आ जाती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का क्या मतलब होगा। मैट्रिक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि सबसे पहले कम्प्लेक्स एंट्रीज रखता हो। लेट ए बी अ मैट्रिक्स विद कम्प्लेक्स एंट्री, यानी कि वो एक कम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। देन द मैट्रिक्स कौन सा, जिसमें इन वैल्यूज का कॉन्जुगेट ले लिया आपने, obtained from A by replacing each Aij by its complex conjugate। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसको आपने क्या किया, उसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंट्रीज के साथ रिप्लेस कर दिया। then such a matrix is known as the conjugate matrix of A and it is denoted by A conjugate। यानी कि A मैट्रिक्स दिया हुआ था जिसमें Aij आ रहा था और Aij आपका बिलोंग करता है C। ठीक है, विद कम्प्लेक्स एंट्रीज, सम बिलोंग करते हैं, कुछ आपके बिलोंग करते हैं। अब देन ए कॉन्जुगेट का या कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की क्या मुराद है कि आपने एंट्रीज का अंदर से कॉन्जुगेट ले लेना। ठीक है, देन सच अ मैट्रिक्स इज नोन एज द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए। एंड अगर उस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का अब आप ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, लेट अस सपोज अब ये m बाय n का मैट्रिक्स था, देन ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आपका किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी यहां पे कर लेते हैं हम, ए कॉन्जुगेट लिया और उसका फिर क्या लिया, ट्रांसपोज ले लिया। कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये वाली वैल्यूज है, इसका मतलब है ये आएगा Bij और ऑर्डर क्या आ जाएगा, n बाय m आ जाएगा, जिसमें Bij फिर किसके इक्वल होगा, Aj कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ठीक है, वही है, जस्ट I की जगह J रिप्लेस कर दिया और J की जगह I रिप्लेस कर दिया। जैसे वहां पे था हमारे पास Aij एंट्रीज थी, तो मैंने जब ट्रांसपोज दिया तो Bij मैंने क्या पुट किया, सॉरी Aj, यही किया था ना, यहाँ भी वही किया, जस्ट एंट्रीज कॉन्जुगेट में थी तो मैंने उनको कॉन्जुगेट में ही रहने दिया है। अब ये आपके किसका क्राइटेरिया, हार्मिशियन का। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स हार्मिशियन कब होता है, हार्मिशियन ट्रांसपोज ऑफ ए को कहा जाता है, ये आपकी कंडीशन आ गई। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, हार्मिशियन ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए, रिपीट कर देती हूँ, क्या किया हमने कि हमारे पास अगर कोई भी कम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिया हुआ हो या एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज कम्प्लेक्स हो, ठीक है, उसको कम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहा जाता है। देन उसके कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा कि आप उसमें इन्वॉल्व जो एंट्रीज होंगी उनका कॉन्जुगेट ले लेते हैं।
ठीक है, जो रियल होंगी वो तो वैसी की वैसी रहेंगी, जस्ट चेंज किस में आएगा, जो कॉम्प्लेक्स वाली एंट्रीज होंगी उनमें चेंज आ जाएगा। नाउ रिप्लेसिंग यानी कि ईच एआईजे बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, देन सच अ मैट्रिक्स इज नोन एज द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब उस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं हार्मिशियन ट्रांसपोज ऑफ इट, ठीक है। सच अ मैट्रिक्स इज नोन एज द हार्मिशियन, ये वाला जो आप एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालते रहे, दैट इज द हार्मिशियन ट्रांसपोज ऑफ ए। अब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हार्मिशियन ट्रांसपोज लिया जाए और वही मैट्रिक्स आए उसको कहते हैं हार्मिशियन मैट्रिक्स, जो कि अपने मैथमेटिशियन के नेम पे इसको नेम दिया गया था। फ्रेंच मैथमेटिशियन था आपका चार्ल्स हैमिट, उसके नेम पे जो है ना इसको नेम दिया गया था। कोशिश किया करें कि आप साथ साथ आपको पीछे बैकग्राउंड भी पता हो, आपको मैथमेटिशियंस के नेम पता हो, कुछ चंद एक तो आपको मालूम होना। जैसे आपसे अगर कोई हार्मिशियन पूछता है फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि हार्मिशियन को हार्मिशियन क्यों कहते हैं, ठीक है। वहां पे आगे स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं कि क्यों कहते हैं, बिकॉज ये अपने फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसने इसे इंट्रोड्यूस किया था उसी के नेम पे इसका नाम रखा गया था, चार्ल्स हैमिट ने इसको किया था, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हार्मिशियन मैट्रिक्स। बस यही बात है, जो स्टडी करता है उसके नाम पे उस मैट्रिक्स को नाम दे दिया जाता है, या उस जो भी डेफिनेशन होती है उसको नाम दे दिया जाता है। तो चार्ल्स हैमिट, अब आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स हैमिट फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसके बारे में स्टडी की थी, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हार्मिशियन मैट्रिक्स, सिंपल। नाउ क्या कंडीशन है कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज यानी कि हार्मिशियन ट्रांसपोज ले और आंसर अगर ए आता है, देन सच अ मैट्रिक्स इज नोन एज द हार्मिशियन मैट्रिक्स। और इसी तरह थोड़ा सा इसको करके देन मैं इसको आपको डिडक्शन करवा देती हूँ कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी और इसको डिनोट किस तरह किया जाता है। अब हम ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज नहीं लिखते, इसको ए एच लिख लेते हैं, ए हार्मिशियन। ए हार्मिशियन का हमें क्लियरली पता होता है, ए हार्मिशियन का मतलब है कि हमने हार्मिशियन ट्रांसपोज लेना है। हार्मिशियन ट्रांसपोज का मतलब है कि कॉन्जुगेट भी लेना है और ट्रांसपोज भी लेना है, ठीक है। तो दस ए इज हार्मिशियन इफ ए एच इज इक्वल टू ए, ये भी रिप्रेजेंटेशन आपको लिखी जाती है। इसी तरह से अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ले लिया जाए जिसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लें, ठीक है, यानी हार्मिशियन ले और माइनस ए की इक्वल आ जाए, देन सच अ मैट्रिक्स इज नोन एज द स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। अब इनकी जो है ना रिप्रेजेंटेशन चेक कर लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कैसी आती है। पूरा ब्लैंक पेज पे जो है ना इसको कर लेते हैं यहाँ जी, रिकॉल कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ था, ए आई जे विद एम बाय एन ऑर्डर, ठीक है, जिसमें से ए आई जे जो एंट्रीज है वो कॉम्प्लेक्स बी है, ठीक है। जैसे मैं आपको डिडक्शन भी करवा दी हूँ कि अगर सारी मैट्रिक्स जो है ना एंट्रीज अगर रियल होगी देन उसका क्या इफेक्ट होगा। पहले हम इसको जो है ना कर लें। अब ए आई जे आपकी इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर से भी हो सकती है ना। इसके कॉन्जुगेट का क्या मतलब होगा, एंट्रीज का कॉन्जुगेट, we have just replaced the entries by their complex conjugate। एक कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का क्या मतलब होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज कॉलम्स बन गई हैं और कॉलम्स रोज बन गए हैं, इसका मतलब है बी आई जे हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए जे आई कॉन्जुगेट। यहाँ कॉन्जुगेट नहीं लेना, ये एक वैल्यू आ चुकी होगी, उस वैल्यू को हम नाम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 प्लस एटा लिखा हुआ था देन उसके कॉन्जुगेट का मतलब है 1 माइनस एटा, फिर इसलिए मैं लिख रही हूँ क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन सेम थी ना, उसके कॉन्जुगेट में हमने ट्रांसपोज लेना, इसका ट्रांसपोज नहीं लेना, इसका लेना है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं इसको कॉन्जुगेट में लिखा, लेकिन यहाँ हम ट्रांसपोज नहीं ले रहे, वो वही रहेगा बी आई जे एंड ए जे आई का कॉन्जुगेट। नाउ अगेन यहाँ से डिडक्शंस निकालें। अब हार्मिशियन होने का क्या मतलब है, ए एच इज इक्वल टू ए जी। अब ए हार्मिशियन इक्वल टू ए का क्या मतलब है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यहाँ सिंप्लीकेशन क्या आती है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या है, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, बी आई जे सॉरी एन बाय एम दैट इज इक्वल्स टू ए क्या है, ये ए आई जे एम बाय एन आ गया हमारे पास। तो यहाँ से इम्प्लीकेशन हमारे पास क्या आ जाती है, नाउ अब आपने देखा तो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या डिडक्शन निकलती है, बी आई जे इज इक्वल्स टू ए आई जे, ठीक है, दैट इंप्लाई। अब बी आई जे किसके इक्वल है, तो ए जे आई कॉन्जुगेट के इक्वल है, देन ए जे आई कॉन्जुगेट किसके इक्वल हुआ करेगा, ए आई जे, ठीक है, फॉर ऑल आई जे के लिए।
अब आपको यहाँ से पता चल गया जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसके एंटी डायगोनल वाली साइड पे जो लाइनें बनेगी उनमें क्या क्राइटेरिया आएगा कि ए आई जे किसके इक्वल हुआ करेगा, ए जे आई और कॉन्जुगेट। ठीक है, यानी कि पहले आपका सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, फिर उन कॉम्प्लेक्स एंट्रीज का कॉन्जुगेट भी वहां पे इंक्लूड किया जाएगा। ये आ गई आपकी एंटी डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके होते हैं। नाउ डायगोनल एलिमेंट्स में क्या कंडीशन आती है, जे इक्वल टू आई पुट कर दिया जाता है। तो यहाँ से इम्प्लीकेशन क्या आ जाती है, यहाँ पे पुट करें जे इक्वल टू आई का मतलब है ए आई आई कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए आई आई। जे की जगह हमने क्या पुट कर दिया, आई पुट कर दिया था। इसका मतलब है कि ए आई आई कॉन्जुगेट ए के इक्वल है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट आपका यूज हो जाता है, ए कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज अ रियल नंबर। एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा नंबर जिसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल हो, वो एक रियल नंबर है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यहाँ से आपको क्या पता चला, अगर एक मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स एंट्रीज वाला मैट्रिक्स हार्मिशियन मैट्रिक्स है, देन उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, रियल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है अक्सर कि एक हार्मिशियन मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज कैसी होती है, तो वो रियल हो। ठीक है, एक हार्मिशियन मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज कैसी होगी, वो रियल हो। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज ऑलवेज क्या होंगी, रियल। अब आप देखेंगे अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिया जाता है, उसको हार्मिशियन या स्क्यू हार्मिशियन चेक करना होता है, फिर आप सबसे पहले उसके डायगोनल को देखें। ठीक है, अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज रियल है, देन वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो आपके पास एक हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा। बाकी कंडीशन गलत है। अब हम यहीं से डिडक्ट करते हैं फॉर एंटी सॉरी स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका कंडीशन आती है हार्मिशियन के लिए। अब करते हैं स्क्यू हार्मिशियन के लिए। स्क्यू हार्मिशियन कैसा हमारे पास मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका हार्मिशियन लेने से आंसर माइनस ए आ जाए। हार्मिशियन का क्या मतलब है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू माइनस ए। कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ये मैट्रिक्स है बी आई जे एन बाई एम मैट्रिक्स। ठीक है, माइनस ए का क्या मतलब है, माइनस, और ए मैट्रिक्स कौन सा है, ये पढ़ा, ए आई जे एम बाई एन मैट्रिक्स दैट इम्प्लाइज कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। अब माइनस ए आई जे एम बाई एन का क्या मतलब है, हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था जो के सारे एलिमेंट्स को नेगेटिव कर देता है। ठीक है, हमने साइंस जैसे स्केलर मल्टीपल भी आगे हमें -1 लेके स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बी आई जे कंपेयरिंग करेंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, माइनस ए आई जे। नाउ बी आई जे किसके इक्वल था, बी आई जे तो ए जे आई कॉन्जुगेट ये वैल्यू के इक्वल था, तो पुट कर दें ए जे आई कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ए आई। एक डिडक्शन आती है, हार्मिशियन में क्या था कि आप कॉलम्स को रोज और रोज को जब कॉलम में चेंज करते हैं, एंड देन आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनका कॉन्जुगेट ओरिजिनल के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसका कॉन्जुगेट यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेट नेगेटिव वैल्यूज के इक्वल होना चाहिए। ए जी आई कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ए आई जे, यानी कि A21 का कॉन्जुगेट इक्वल होना चाहिए -A12 के, A31 का कॉन्जुगेट इक्वल होना चाहिए -A13 के, एंड सो ऑन। इस तरह की आपकी जो है ना क्राइटेरिया आ जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है, मेन हमारा जो काम होता है डायगोनल को देखना होता है। ठीक है, डायरेक्टली किसी मैट्रिक्स को देख के हम डायगोनल से उसकी बहुत सी बातों के बारे में जो है ना जान सकते हैं। अगर वो रियल मैट्रिक्स था तो क्या क्राइटेरिया है, कॉम्प्लेक्स है तो क्या क्राइटेरिया है। ए जी आई कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, माइनस ए आई जे के, जे को आई पुट कर दे डायगोनल एंट्रीज के लिए। जे को जब आई पुट करेंगे ये क्या आएगा, ए आई आई कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ए आई आई आ गया। अब यहां से देखें ए आई आई कॉन्जुगेट माइनस ए आई है, वो तो कंडीशन थी ना कि जब कॉन्जुगेट लें तो आंसर ए आ जाए। ठीक है, यानी कि वो कॉन्जुगेट लेने से आंसर वही आ रहा था, तब एक रियल नंबर बनता था, लेकिन यहाँ पे अब नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब है यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन यहाँ पे ये बना लेते हैं, अच्छा ए आई कॉन्जुगेट माइनस ए आई। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि ये ए आई आई जो है वो रियल हो। कंडीशन है ना, बेशक एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, लेकिन उस पे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सारी एंट्रीज जो है ना कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है,
सो दैट्स व्हाई ए आई आई बिलोंगिंग टू आर भी हो सकता है, एक रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर वो एक रियल नंबर होगा देन ये ए आई आई का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, ए आई आई। यहाँ से डिडक्शन क्या आ गई, इसके अंदर पुट करें ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। यहाँ से क्या डिडक्शन आई, 2ai इक्वल टू 0, और यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाता है फिर ai इज इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन तो ये आ गई है कि उसकी डायगोनल एंट्रीज ऑल 0 हो सकती है, ठीक है, फॉर ऑल आई। अगर वो एक रियल मैट्रिक्स जो है ना उसकी डायगोनल एंट्रीज अगर रियल हुई देन उस रियल की रिस्पेक्ट से वो रियल नंबर कौन सा होगा, वो 0 रियल नंबर, ठीक है। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज अगर रियल आ रही हैं देन वो रियल वाली 0 होगी फॉर बीइंग स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। एंड अगर वो रियल नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अगर वो आर को बिलोंग नहीं करता देन आपकी यहां से कंडीशन आ जाती है, देन वो फिर प्योर इमेजिनरी होना चाहिए। आप देखिए यहाँ ए आई आई आर, उसकी नेगेटिव वैल्यू आपके पास आ रही है, देन उसका किसी भी एलिमेंट का कॉन्जुगेट नेगेटिव ऑफ दैट एलिमेंट अगर आ सकता है देन वो एक ही कंडीशन होती है कि वो प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। देखिए ना यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ 2 + 3 होता देन उसका ये मैंने z ले लिया, g का कॉन्जुगेट लें वो आएगा 2 - 3 होता, इट इज नॉट इक्वल टू -z, कभी भी -z के इक्वल नहीं आता। लेकिन अगर यही मैट्रिक्स अगर जो है ना मैं अगर 3 होता ले लेती हूँ देन इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, -3 होता, 3 होता वही नहीं है, दैट इज इक्वल टू -z। ये भी जो है ना कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका एक रिजल्ट है कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -z इफ एंड ओनली z इज प्योर इमेजिनरी। अगर वो आपके पास प्योरली इमेजिनरी होगा देन उसका कॉन्जुगेट -z के इक्वल होगा। तो यहाँ मैं एक रिजल्ट यूज करवाई, मैंने साथ में आपको एग्जांपल भी दे दी। z कॉन्जुगेट -z के इक्वल होता है इफ एंड ओनली इफ z इज प्योर इमेजिनरी। ये आपका यहाँ पे रिजल्ट यूज है। एक रिजल्ट ये रहा a conjugate is equals to a if and only a is a real number। यहाँ पे आपने z के साथ वैसे किया हुआ है, आप वैसे कर लें। फिर एक रिजल्ट आपका ये है कि z conjugate -z के इक्वल होता है if and only z is pure imaginary। तो यही रिजल्ट यहाँ पे यूज होगा कि a i i then pure imaginary हो, ठीक है। एक बार रिकॉल करवा देती हूँ सारे रिजल्ट हमने जो है ना क्या चीज की है। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो, सबसे पहले मैट्रिक्स के ऊपर कंडीशन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है यहाँ पे क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें डायगोनल चाहिए और डायगोनल सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो है डायगोनल नहीं बनता आपके पास। सो दैट्स व्हाई आपको कैसा मैट्रिक्स चाहिए, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। नाउ अब वो मैट्रिक्स जो है वो रियल भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर तो वो मैट्रिक्स रियल है देन उसके बारे में हम दो बातें करते हैं। एक हम उसकी बात करते हैं सिमेट्रिक की, एक हम उस पर बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक हो गया। सिमेट्रिक की बात क्या है कि उसका ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर वही मैट्रिक्स आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक की बात है कि उसका ट्रांसपोज लेंगे तो -a आएगा। सिमेट्रिक में क्या कंडीशन है कि ए जे आई जे के इक्वल होता है और ए आई आई के इक्वल होता है, यानी डायगोनल में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। डायगोनल जो हो वही रहता है, एंटी डायगोनल जो है ना स्विच कर जाता है। ए ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल आता है देन इसका मतलब है कि ए जे आई इक्वल होता है -ai जे के, साइन चेंज कर देता है, और ए आई डायगोनल एंट्रीज क्या होती है यहाँ पे 0 हो जाती है। ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारा मैट्रिक्स जो है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, सी अगर वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है देन उसके बारे में हम दो बातें करते हैं। एक हम उसकी हार्मिशियन की बातें करते हैं और एक हम बात करते हैं स्क्यू हार्मिशियन। हार्मिशियन का क्या मतलब होता है कि ए हार्मिशियन उसका ए के इक्वल होना चाहिए। स्क्यू हार्मिशियन का क्या मतलब होता है, ए हार्मिशियन उसका -a के इक्वल होना चाहिए। अगर ए हार्मिशियन का क्या मतलब होता है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज -a के इक्वल होना चाहिए। कॉन्जुगेट का आपको क्लियर है कि उस मैट्रिक्स की एंट्रीज को
उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। नाउ हार्मिशियन के केस में आपका क्या क्राइटेरिया होगा कि आपका जो कॉन्जुगेट वाला टर्म आएगी ए जे आई, वो ए आई जे का कॉन्जुगेट आएगी। और इस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ए जे आई जो एंट्रीज हुआ करेंगी वो माइनस ए आई जे कॉन्जुगेट आएगा। ठीक है, इसकी हम प्रैक्टिस भी करते हैं अभी ये जो है ना एग्जांपल्स लेके। और डायगोनल का क्या क्राइटेरिया था, इस केस में आपका जो डायगोनल आ रहा था वो प्योरली रियल आ रहा था। ठीक है, ए आई आई इज इक्वल टू ए आई जे कॉन्जुगेट, मैं दोबारा लिख देती हूँ ए आई आई कॉन्जुगेट। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ रियल के लिए होती है, इफ एंड ओनली ए आई आई बिलोंग्स टू आर। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज ऑलवेज रियल हुआ करेंगी, वो कैसा मैट्रिक्स होगा, वो हार्मिशियन मैट्रिक्स के तौर पे टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज में अगर रियल आता है, अगर वो जीरो है देन वो स्क्यू हार्मिशियन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसका एक स्पेशल केस यहाँ पे निकल आता है, वो स्पेशल केस क्या है कि एक तो बात है कि वो रियल होनी चाहिए, अगर वो रियल भी हो और वो जीरो भी हो देन वो स्क्यू हार्मिशियन की तरफ चला जाता है, इसका स्पेशल केस इधर आ जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी इधर और की, देन या तो डायगोनल में जीरो पड़ा होगा या डायगोनल जो है प्योर इमेजिनरी होगा, इज प्योर इमेजिनरी। ठीक है, प्योर इमेजिनरी मैंने आपको क्लियर किया हुआ जिसका रियल पार्ट जीरो होता है। रियल नंबर कैसा नंबर होता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट जीरो हो वो प्योर इमेजिनरी नंबर होता है, याद रखिएगा। तो ए आई आई जीरो के इक्वल आ गया या ए आई आई प्योर इमेजिनरी होगा। तो यही आपकी जो है ना यहाँ से रिजल्ट डिडक्ट होते हैं हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन के, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। यहाँ से एक और डिडक्शन मैं आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवा देती हूँ, वो क्या कहती है। अब देखिए, अगर एक रियल मैट्रिक्स होगा देन उसके हार्मिशियन का क्या मतलब होगा, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, लेकिन ए तो रियल है। जब वो रियल है, ए का क्या है, ए आई जे जिस भी ऑर्डर का है, अगर ए आई जे बिलोंग करती है आर को, देन इसका मतलब है ए आई जे का कॉन्जुगेट तो ए के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब है ए कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, ए आई जे के। हमें कॉन्जुगेट लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो रियल है, वो रियल एंट्रीज। तो आपका यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ए के इक्वल होता है इफ एंड ओनली ए इज रियल मैट्रिक्स। वो कंडीशन थी एक रियल नंबर के लिए, बट वही कंडीशन हमने एक रियल मैट्रिक्स के लिए भी जब प्रूफ कर ली है, देन यहाँ से क्या डिडक्शन है, ये ए ट्रांसपोज। तो हमने क्या देखा, इन केस ऑफ अ रियल मैट्रिक्स हार्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखे ना, ए ट्रांसपोज ही आ गया ना, दैट इज इक्वल टू ए फॉर हार्मिशियन। तो ये भी क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है कि अगर एक रियल मैट्रिक्स ले लिया जाए देन उसका हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, देन उसके हार्मिशियन मैट्रिक्स से मुराद एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर आपका रिजल्ट आ जाता है कि अगर आपका रियल मैट्रिक्स होगा तो उसके स्क्यू हार्मिशियन का क्या मतलब होगा, उसके स्क्यू हार्मिशियन का मतलब होगा स्क्यू सिमेट्रिक, नॉट अ बिग डील। ए अगर एक रियल मैट्रिक्स है, उसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल आना है, तो ए हार्मिशियन इक्वल टू माइनस ए का फिर मतलब होगा ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, वो तो रियल मैट्रिक्स है, उसको तो कॉन्जुगेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्जुगेट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। सो स्क्यू हार्मिशियन इन केस ऑफ अ रियल मैट्रिक्स बिकम्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैं थोड़े से रिजल्ट यहाँ पे आपको वर्डिंग में लिखवा देती हूँ ताकि आप इनको नोट कर लें, और फर्दर जो है ना, वैसे हम इसको हायर लेवल पे जाकर स्टडी भी करेंगे, लेकिन मैंने कहा आपको मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दूं जब हम लीनियर अलजेब्रा को डिटेल फॉर्म में करेंगे। ठीक है, हार्मिशियन मैट्रिक्स इज एक्चुअली symmetric matrix. Symmetric matrix and a real skew Hermitian matrix is skew symmetric matrix. ठीक है, एक अगर आपके पास रियल हार्मिशियन मैट्रिक्स की बातें करेगा तो वो सिमेट्रिक की ही कर रहा है,
और अगर रियल स्क्यू हार्मिशन की बातें कर रहा है देन वो स्क्यू सिमेट्रिक की ही कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि रियल मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट रियल ही होता है, वही वाला मैट्रिक्स होता है, वो उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाता। जब वो चेंज नहीं कर पाता तो हमें कॉन्जुगेट लेने की जरूरत ही नहीं होती, हम क्लियरली क्या ले रहे होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स चल रहे होते हैं। तो ये आपकी डिडक्शन यहाँ से जो है ना निकल आती है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक आपका हो गया जी स्क्यू। नेक्स्ट आपकी थोड़ी सी डिडक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है ना एक रिजल्ट सी आ जाती है आपके पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे हमने ये थोड़ी पीछे वाले डिडक्शन भी हम निकाल लेते हैं, ये रिजल्ट ये पीछे आपने एक रिजल्ट पढ़ा था ए बी का जो ट्रांसपोज होता है, ठीक है, पिछली क्लास में आप पढ़ के आए हैं, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। यानी कि अगर एक हार्मिशियन मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है, दो हार्मिशियन मैट्रिक्स दिए गए हैं, देन क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या उनका प्रोडक्ट भी हार्मिशियन होता है, इफ ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, यहाँ क्वेश्चन अराइज हो जाता है। तो आंसर क्या होता है, नो। द आंसर इज नो, ठीक है। ये इन जनरल ट्रू नहीं होता, दो हार्मिशियन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सॉरी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता। सारा मसला किस चीज का है, सारा मसला इस चीज का, मैट्रिक्स प्रोडक्ट का कम्यूट ना करना बहुत से मसाइल को पेश कर रहा है, ठीक है। बहुत से मसले हमारे पास पेश आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूट नहीं करता। वजह क्या है, ए बी का जो ट्रांसपोज है, ये रिजल्ट आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है। ट्रांसपोज का रिजल्ट आप पढ़ के आए, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज इक्वल है, ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल है। तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, बी ए के। देखिए इसको सिमेट्रिक होने के लिए ए बी आना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक की ये कंडीशन है कि उसका ट्रांसपोज ले तो वही मैट्रिक्स आए, लेकिन बी ए दैट इज नॉट इक्वल टू ए बी इन जनरल। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अगेन ये राइज होता है कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिमेट्रिक कब होगा, तो वहां पे आप कंडीशन बताएंगे इफ दे आर कम्यूटेबल, ठीक है। इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एनी टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूट कर गया देन वो सिमेट्रिक हो, देन ए बी का ट्रांसपोज मसला ही कोई नहीं रहा, वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आएगा, दैट इज इक्वल टू बी ए, और बी ए किसके इक्वल होता है, ए बी के। यही बात आपको प्रूफ करनी थी कि किस अंडर व्हाट कंडीशन आपकी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है कम्यूट करता है, और कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर आपका मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है ना कम्यूट नहीं करता, ये आपकी कंडीशन आ जाती है। बिल्कुल इसी इन्हीं स्टेप्स के ऊपर आप स्क्यू सिमेट्रिक भी चेक कर सकते हैं, इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हार्मिशियन के रिजल्ट्स दिए हुए हैं, उनको भी हम रीड कर लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक का आप पे छोड़ा, आप खुद कर लेंगे इसको, ठीक है, ये रिजल्ट आप डिडक्ट कर सकते हैं। जी हार्मिशियन के लिए क्या है, एज फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द प्रोडक्ट ऑफ टू हार्मिशियन मैट्रिक्स नीड नॉट बी हार्मिशियन, ठीक है। मोटिवेशन मैंने आपको दे दी कि क्या होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर सिमेट्रिक नहीं होता तो हार्मिशियन का भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगेन वही आपकी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, हार्मिशियन मैट्रिक्स नीड नॉट बी हार्मिशियन, ठीक है। ए बी हार्मिशियन ले, वो भी बी हार्मिशियन ए हार्मिशियन आएगा, वो बेसिकली यही लिखा हुआ है ना, एक बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आएगा, तो ट्रांसपोज तो रिवर्स ऑर्डर में ऑपरेट होता है, ठीक है, चाहे वो ट्रांसपोज वो कॉन्जुगेट पे हो, वो रिवर्स ऑर्डर में ही आपका होगा। इस तरह से ए बी कॉन्जुगेट का उसने ट्रांसपोज करना है, ठीक है, ए बी। और हमने प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था Z1 Z2 कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, तो ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये ए कॉन्जुगेट और बी कॉन्जुगेट हो जाएगा और ये ट्रांसपोज हो जाएगा। ये आप मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर के लिए बताया, आप ये मैट्रिक्स के लिए भी इस चीज को होल्ड कर सकते हैं। आप दो मैट्रिक्स लीजिएगा, ठीक है, कम्प्लेक्स, उनका कॉन्जुगेट लीजिएगा, उनके कॉन्जुगेट सेपरेट लेके प्रोडक्ट ले, और फिर आप प्रोडक्ट लेके कॉन्जुगेट ले, आंसर सेम आएगा आपका। ये कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज आप हायर लेवल पे जाके जो है ना इनको डिडक्ट करेंगे। तो ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होगा, बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है।
बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या होता है? बी हार्मिशन। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या होता है? ए हार्मिशन। और ये बी ए के इक्वल आ गया, दैट इज नॉट इक्वल टू ए बी। वही आपकी डिडक्शन, वही मसला आपका जहां भी दरपेश है। ठीक है, अगेन आपके पास है, अगर ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए कन्फर्मेबल, यानी उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है अगर, देन बी का ट्रांसपोज लें, ए बी लें और होल ट्रांसपोज लें, वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी के इक्वल होता है। और इसी तरह बी हार्मिशन, ये डिडक्शन है, ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप कोई भी दो मैट्रिक्स लें, उनके लिए आप इनको प्रूव कर सकते हैं। बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी के इक्वल होता है। इसी तरह हार्मिशन के लिए भी ये रिजल्ट है, बी हार्मिशन ए बी होल हार्मिशन इज इक्वल टू बी हार्मिशन ए हार्मिशन बी, यानी बैक की तरफ चले जाए ना, लाइक ये देखें बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। और हमने पढ़ा था जितने भी मैट्रिक्स हों, अगर A1 A2, चले मैं 3 का ही लिखती हूँ, इसका ट्रांसपोज है, देन वो इक्वल होता है पहले A3 का रिवर्स प्रोसेस में आपने जाना होता है, A2 का ट्रांसपोज A1 का ट्रांसपोज, यही हुआ है। पहले B का ट्रांसपोज, फिर A का ट्रांसपोज, फिर B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज एंड ये डिडक्शंस है। नेक्स्ट आपके पास क्या रिजल्ट आ जाता है? अगर फॉर सिमेट्रिक और हार्मिशियन मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स और बी हार्मिशियन ए बी इज सिमेट्रिक और हार्मिशियन। ठीक है, अगर आपको सिमेट्रिक दो मैट्रिक्स ये वाले दिए हुए हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स अगर आपको सिमेट्रिक दिया हुआ है, देन बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक होता है, बी हार्मिशियन ए बी भी आपके पास क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये एक रिजल्ट आपके पास आता है। ठीक है, तो ये आपके जो लास्ट पे ये डिडक्शंस होती हैं ये, अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आप इन तमाम का प्रूफ जो है ना अपने पास नोट करके आप यहाँ पे अटैच कर लें अपनी बुक्स, तो ये आपकी एक अच्छी हेल्प हो जाएगी। तब इनकी जो है ना सॉल्यूशंस निकाल के इनके रिजल्ट, जैसे उसने कहा कि कोई भी सिमेट्रिक अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, देन कोई और जनरल आप मैट्रिक्स लेंगे, देन उसका बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर हार्मिशियन मैट्रिक्स आप लेते हैं तो उसका बी हार्मिशियन ए बी मैट्रिक्स जो होगा वो एक हार्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप इनको जो है ना इन जनरल भी इनको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी असाइनमेंट है कि आप इनको कंप्लीट करके इनके प्रूफ जो है ना सबमिट करवाएंगे। जी, नेक्स्ट ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। मैट्रिक्स लिख लूं पहले मैं, वन प्लस एओटा 2, 1 माइनस एओटा 3 0 2 एओटा एंड 2। अब सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आ जाता है देन हमने उसकी डायगोनल एंट्रीज देखनी है। क्या सारी जीरो है? सारी जीरो नहीं है, कोई एक जीरो हो सकती है, सारी जीरो नहीं है, सॉरी यहाँ पे माइनस है। अगर सारी जीरो है देन हम उसको स्क्यू हार्मिशन के लिए टेस्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट लेना है, आप बेशक पहले कॉन्जुगेट ले लें, एक कॉन्जुगेट लें। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब है 1 प्लस एओटा 2 रियल है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, 1 माइनस एओटा 3 माइनस एओटा 2 एओटा एंड 0। कॉन्जुगेट ले लिया, अब इसका ट्रांसपोज लें, 1 plus iota and 2. First row is the first column. 1 minus iota, 3 and minus iota. Second row, second column. 2 iota and 0. ये आपके पास ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया? अब अगेन देखें वही मैट्रिक्स आ गया। जब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए यानी ए हार्मिशियन ए की इक्वल है, देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज हार्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स आपका कौन सा मैट्रिक्स है? हार्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली भी करना चाहते हैं, पहले आपने देखा इसकी डायगोनल, डायगोनल नॉन जीरो या हार्मिशियन के लिए टेस्ट होगा। आप कॉम्प्लेक्स वाली एंट्रीज को पकड़ लें, रियल को छोड़ दें, कॉम्प्लेक्स वाली एंट्रीज पकड़ लें, ये वाली। अब इनमें क्या रिलेशनशिप पाया जाना चाहिए कि ए आई जे इक्वल होना चाहिए ए जे आई कॉन्जुगेट। ठीक है, ऐसी। अब 1 माइनस ए होता है, देखें क्या इसके कॉन्जुगेट है? यस इट इज अ कॉन्जुगेट, ये भी आपस में कॉन्जुगेट है। डायरेक्टली आप इसको बता सकते हैं, आपको इतना प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं है। आप रियल वालों को छोड़ दें, कॉम्प्लेक्स वालों को पकड़ लें। ठीक है, रियल का कॉन्जुगेट तो हमें पता है उसी के इक्वल होता है, उसको तो हमने चेक ही नहीं करना।
बाकी को आप चेक करेंगे, तो ये आपका जो है ना डायरेक्टली हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास स्क्यू हार्मिशन की एग्जांपल दी हुई है, ये मैं आपको डायरेक्टली करवा देती हूँ। पहले देखें कि या तो वो जीरो हो सकती हैं, ठीक है, या प्योर इमेजिनरी, दो कंडीशन हमने की थी। अब दो कंडीशन यहाँ पे आ रही है, ये प्योर इमेजिनरी है या जीरो है। ठीक हो गया, यानी जीरो को मैं लिख सकती हूँ ना, जीरो इज इक्वल टू माइनस इंटू जीरो लिखा जा सकता है ना, तो इसलिए जीरो हो सकती है, यहाँ प्योर इमेजिनरी होगी और कोई नहीं हो सकती इसमें। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई, अब आपके पास ये डायगोनल एंट्रीज को हमने सबसे पहले देख लिया, तो ये स्क्यू हार्मिशन के लिए टेस्ट होगा, अगर रियल होती तो हार्मिशन के लिए होता। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, ए आई जे इक्वल होना चाहिए माइनस ए जी आई कॉन्जुगेट के। अब देखिए 1 माइनस एटा का कॉन्जुगेट क्या है, इसको सेलेक्ट कर लें और इसको कर लें, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। इसको देखें, अगर हम 1 माइनस एटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है 1 प्लस एटा, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, -1 माइनस एटा, ये वही पड़ेगी। ठीक है, एटा का देखें, एटा का कॉन्जुगेट लें माइनस एटा आया, देन माइनस एटा कॉन्जुगेट क्या आएगा, फिर से एटा आ जाएगा। ये क्या लिखा है, वही लिखा हुआ है। बाकी रह गई रियल एंट्रीज, रियल एंट्रीज में साइन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, बिकॉज वो अगर रियल बी है देन चलो कॉन्जुगेट तो उसी के इक्वल होगा, लेकिन नेगेटिव साइन तो आएगा ना, उसकी हार्मिशन के लिए रियल का साइन चेंज हो जाएगा और बाकियों का साइन कॉन्जुगेट भी लिया जाएगा और नेगेटिव भी होगा। तो ये आपका डायरेक्ट प्रोसीजर आ जाता है इसको चेक करने का। रिवाइज कर दो, हार्मिशन के लिए आपने देखना है क्या डायगोनल में रियल एंट्रीज है, अगर सारी एंट्रीज रियल है तो आपने जस्ट कॉम्प्लेक्स वाले जो है ना एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। कंपेयर इस तरह से करना है क्या एक एलिमेंट दूसरे के कॉन्जुगेट के इक्वल है, अगर ऐसा हो जाता है देन वो हार्मिशन होगा। लेकिन अगर आपने स्क्यू हार्मिशन के लिए चेक करना है, अगर आपकी डायगोनल जो है उसमें जीरो या प्योर इमेजिनरी नंबर अगर आ रहा हो, देन आपकी क्या कंडीशन आती है कि आपने इसको स्क्यू हार्मिशन के लिए चेक करना है। स्क्यू हार्मिशन के लिए आप कॉम्प्लेक्स वालों का माइनस जी कॉन्जुगेट वाली बात उस पर सेटिस्फाई करवाएंगे और बाकी के लिए माइनस नेगेटिव वाली, रियल वालों में साइन चेंज चेक करेंगे और बाकी में क्या करेंगे कॉन्जुगेट भी लेंगे और नेगेटिव वैल्यू भी चेक करेंगे, तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 है। एग्जांपल नंबर 12 क्या कहती है कि कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमारे पास, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इनको हम प्रूव कर लेते हैं। यहाँ ए हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने प्रूफ क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ठीक है, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम उस मैट्रिक्स का क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमने क्या लिया, ट्रांसपोज लिया। एक रिजल्ट था आपके पास कि ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक हो गया, सेपरेट हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए। और एडिशन के अंडर जो मैट्रिक्स की एडिशन होती है, ठीक है, अंडर एडिशन मैट्रिक्स क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के, तो ये मैट्रिक्स क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया। इसी तरह ए माइनस ए ट्रांसपोज लें और उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, वो क्या आएगा, ये प्लस माइनस के साथ रिजल्ट था तो माइनस वाला भी होल्ड करेगा। ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ दिस वैल्यू। अगर मैं इसको ए माइनस ए ट्रांसपोज को बी का नाम दे देती हूँ, देन रिजल्ट क्या आया है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। ये स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, ठीक है, वो सिमेट्रिक हो ना हो, उसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक जरूर होता है। कोई भी मैट्रिक्स ले वो स्क्यू सिमेट्रिक हो ना हो, ए माइनस ए ट्रांसपोज उसका ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इससे स्क्वायर मैट्रिक्स सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें जो है ना वो इवैल्यूएट करके दे, आप क्या लेंगे, उसका ट्रांसपोज देके उसमें ऐड कर देंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो आपके पास क्या आएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, कोई भी जनरल सा 1 2 3 4 ही लेते हैं,
ठीक है, मैंने शॉर्ट से ही लिया है। इसका ट्रांसपोज लें, 1 2 3 4, A प्लस A ट्रांसपोज करें, 1 प्लस 1, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, 4 प्लस 4, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बने हैं। 1 plus 1 is 2, 2 plus 3 is 5, 3 plus 2 is 5, 4 plus 4 8। ये मैट्रिक्स आ गया। अब आप इसको इजीली देख सकते हैं, ये सिमेट्रिक है, डायगोनल ये रहा और एंटी डायगोनल में सेम मैट्रिक्स। ये कोई भी आप मैट्रिक्स लेंगे उसके लिए ये बात सेटिस्फाई करेगी। और अगर आप माइनस करेंगे, इसी को मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से A माइनस A ट्रांसपोज, उससे क्या आपके पास डिडक्ट होगा, 1 minus 1 is 0, 2 minus 3 is -1, 3 minus 2 is 1, 4 minus 4 is 0। सबसे पहली कंडीशन तो आ गई डायगोनल की, दे आर 0, बाकी क्या है, अपोजिट पढ़ेंगे। सो कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लें, उससे आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उससे आप एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जरूर रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह आप, अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दे दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, देन आप उससे A प्लस A बार का ट्रांसपोज आपका जो है ना एक हार्मिशियन, या आप इसको लिख सकते हैं A प्लस A हार्मिशियन, ये आपका एक हार्मिशियन मैट्रिक्स हुआ करेगा। इसको आप इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। और उसी तरह A माइनस A हार्मिशियन दैट इज इक्वल टू A माइनस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आपके पास Q हार्मिशियन हुआ करेगा। ये आप जो है ना खुद कर सकते हैं इसको, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर आपने इसको प्रूव कर लेना। भी हम वापस चलते हैं जी, ये आपका रिजल्ट हो गया। रिलेशंस ये आए हैं, ए हार्मिशियन का हार्मिशियन लिया जाए तो अगेन वही मैट्रिक्स आ जाता है। ये थ्योरम आ गया आपके पास, ऑब्वियस है, ये ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी ही है। ए प्लस माइनस बी का हार्मिशियन सेपरेट हो जाता है, ए हार्मिशियन प्लस माइनस बी हार्मिशियन कांस्टेंट हो और ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, देन उसका हार्मिशियन लिया जाए, ठीक है, देन वो सी कॉन्जुगेट ए हार्मिशियन के इक्वल होगा। हार्मिशियन है ना, कॉन्जुगेट लिया जाएगा। अब वो जो कांस्टेंट है वो अगर ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके रियल होने की तो कंफर्मेशन नहीं है ना, वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। लेकिन अगर वो हार्मिशियन के अंदर से हो आया है, ऐसी मशीन जहां से वो हार्मिशियन के अंदर से हो आया है, देन उसका कॉन्जुगेट के साथ ही बाहर आना पड़ेगा, वैसे नहीं आ सकता। अगर रियल होगा तो वही आ जाएगा, रियल नहीं है तो देन कॉन्जुगेट आ जाएगा। एंड ए बी का हार्मिशियन किसके इक्वल होता है, बी हार्मिशियन और ए हार्मिशियन के इक्वल होता है। यही आपकी जो है ना डिडक्शन, जैसे ट्रांसपोज में थी यही डिडक्शन। अब इससे ये हमारा एक आर्टिकल यहाँ तक कवर हो जाता है। अब इसी से रिलेटेड हम जरा एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, देन हम अपना जो है ना लास्ट टॉपिक है, आई थिंक लास्ट आर्टिकल हमारा रह जाएगा इस पार्ट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हायर लेवल पे जाके जब आप लीनियर अलजेब्रा करते हैं और वहां पे मैट्रिक्स की स्टडी पढ़ते हैं और उनको आप रिलेट करते हैं ऑपरेटर्स के साथ, है ना, आप वहां पे जाके इसको यूज करते हैं। अभी हम एक्सरसाइज के अंदर से देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन इससे रिलेट करते हैं। जी, ये बड़ा अच्छा रिजल्ट पड़ा हुआ है 10 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है एंट्री जो रियल होगा, ठीक है, उसको आप लिख सकते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के तौर पर लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये देखें, एक स्क्वायर मैट्रिक्स रियल लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2a प्लस 1/2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। दो हाफ मैट्रिक्स का सम क्या होता है, एक मैट्रिक्स से होता है। अब देखें, अब इसी के अंदर 1/2, अब हमें कौन से चाहिए, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक। अभी हमने देखा था कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कौन सा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है, a प्लस a ट्रांसपोज। बिल्कुल उसी तरह 1/2a प्लस 1/2a का ट्रांसपोज इसमें ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें, माइनस 1/2a ट्रांसपोज प्लस 1/2। अब यहाँ से अपनी मर्जी की चीजें लदा कर लें, 1/2 इसको और इसको लदा कर लें, a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, इन दोनों को अलग कर लें। अब आप देख सकते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीपल भी सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो स्क्यू सिमेट्रिक का स्केलर मल्टीपल भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये हमेशा बात याद रखिएगा। स्केलर मल्टीपल जो होता है वो सिमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता, ना ही वो स्क्यू सिमेट्री को डिस्टर्ब करता है, ना ही हार्मिशियन को करता है, ना ही स्क्यू हार्मिशियन को करता है।
स्केलर मल्टीपल बिल्कुल भी मसला नहीं करता। सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये रिजल्ट आपके पास डिड्यूस होता है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टली हो जाएगा। नेक्स्ट सेम इसी तरह से रिजल्ट है, अगर वो सी में से होगा देन उसको आप हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन के सम के तौर पे लिख सकते हैं, ये भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो देन ए बी सिमेट्रिक। ये अगेन दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कब सिमेट्रिक होता है, ये हमने इंट्रोड्यूस किया था, इफ एंड ओनली ए बी कम्यूट। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी। ये भी रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हम कर चुके हैं। अगर ए एक m बाई m सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, m बाई m रोज इक्वल टू कॉलम्स आ जाती हैं, देन वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया या स्क्यू सिमेट्रिक। P एक m बाई n मैट्रिक्स है, ठीक है, m बाई n का मैट्रिक्स आ गया, देन प्रूव दैट B इज इक्वल टू P ट्रांसपोज AP सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। ठीक है, अब आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ से देखें, अगर आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया जाता है और एक और आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है जो m बाई, इसमें से एक जो है, ठीक है, उसकी जो रोज है, ठीक है, रोज उसी ऑर्डर की होनी चाहिए हैं, उतने ही नंबर होने चाहिए जितना उस स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर है। देन आप क्या कर सकते हैं, वहां से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो P ट्रांसपोज AP फॉर्म पे। ठीक है, आगे जाके आप देखेंगे ये कोई एक डायगोनल सा मैट्रिक्स आपको मिला करेगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये एक रिजल्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है, अगेन एक और चीज आगे, अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, उधर से एक और जो है ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप निकाल सकते हैं, अंडर प्रोडक्ट वो होगा ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। अच्छा, अब आपने यहाँ से एक रिजल्ट रिड्यूस करना है कि क्या ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है, ये आपकी असाइनमेंट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। ये तो रिजल्ट आपका आ गया कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसको उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें फ्रॉम द आइदर साइड, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आएगा। क्या वो आंसर जो है सेम आएगा, ये आपने रिजल्ट यहाँ से चेक करना है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स सी के ऊपर दिया हुआ देन ए प्लस ए कॉन्जुगेट, ये मैंने आपको बता दिया, ये हार्मिशियन होता है। फिर दो और तरह के हार्मिशियन होते हैं, बिल्कुल इसी के अंदर कॉन्जुगेट ले लें, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज एंड ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए आर ऑल हार्मिशियन। तो सारे क्या होते हैं, हार्मिशियन होते हैं। अगेन आपने यहाँ भी एक रिजल्ट रिड्यूस करना है, क्या ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए के, यानी क्या ये कम्यूट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका ये आ गया, रिजल्ट रिड्यूस करना है आपने, दूसरा ये करना है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या ये इक्वल है या नहीं। अगेन आपके पास आ गया, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए अगेन सी के ऊपर, जैसे आप करके आए हैं ना, उसके ऊपर रियल स्क्वायर मैट्रिक्स था उसी की तरह का, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिक वे एज P प्लस एटा की वेयर P एंड Q आर हार्मिशियन, जिसमें P और Q दोनों क्या हुआ करेंगे, हार्मिशियन मैट्रिसेस हुआ करेंगे। ठीक है, दो स्क्वायर हार्मिशियन मैट्रिसेस के सम के तौर पे हर स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है, जिसमें फॉर्म क्या होगी, P प्लस एटा Q। तो ये भी रिजल्ट आप इजीली जो है ना इवैल्यूएट कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेशंस। बिल्कुल उसी तरह शो दैट एवरी हार्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज A प्लस एटा B वेयर A इज रियल एंड सिमेट्रिक एंड B इज रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हर हार्मिशियन ऊपर क्या था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, लेकिन अगर एक हार्मिशियन मैट्रिक्स आ जाता है देन आप उसको एक रियल सिमेट्रिक और रियल स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में A प्लस एटा B की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो आपका इजी सा है, आप एटा वाली टर्म्स ज्यादा कर ले और दूसरी जो है ना लैदा कर ले, रियल वाली लैदा कर ले और जो है ना दूसरी आयोटा वाली लैदा कर, ये तो आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे कुछ डिडक्शन है कॉन्जुगेट की। ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के अंदर भी ये उसने अब चेक करने की कोशिश की है कि रियल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि अगर हम एक मैट्रिक्स का डबल कॉन्जुगेट लें एक नंबर का तो वो उसी के इक्वल आ जाता है। क्या ये मैट्रिक्स के अंदर भी होल्ड करता है, वही कंडीशन यहाँ पे चेक करने लगे हैं। उसने कहा शो करें, तो ये आपके रिजल्ट्स पड़े हुए हैं कि एक मैट्रिक्स का डबल कॉन्जुगेट उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है।
कांस्टेंट मल्टीपल लेके मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले तो वो कांस्टेंट का कॉन्जुगेट सेपरेट, ए का कॉन्जुगेट सेपरेट, प्लस का कॉन्जुगेट ये प्लस माइनस कर ले बेशक, ए प्लस माइनस बी का कॉन्जुगेट इक्वल होता है ए कॉन्जुगेट प्लस माइनस बी कॉन्जुगेट, फिर ए बी कॉन्जुगेट इक्वल होता है ए कॉन्जुगेट। यही रिजल्ट मैंने आपका पीछे यूज किया था, ये यहाँ पे डिडक्ट हुआ है। देन ए कॉन्जुगेट, ये भी बड़ा अच्छा रिजल्ट बड़ा हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज नहीं, यहाँ ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ले लें, दोनों बातें एक ही, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो अब ए हार्मिशन पे जो अटके होते हैं स्टूडेंट्स को कहते हैं सिर्फ ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ही होता है, नहीं, वो ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट भी लिया जा सकता है, नॉट अ बिग डील। ये आपका रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, इसके पीछे आपकी मोटिवेशन क्या है? हमने कहा था कि मैट्रिसेस का प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें जीरो डिवाइजर्स वाली बातें नहीं आती। अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो है देन जरूरी नहीं है कि ए जीरो हो या बी जीरो, इट डज नॉट इम्प्लाइज ए जीरो और बी जीरो। ठीक है, ये बात हम प्रूव करके आए थे कि अंडर दी मैट्रिक्स प्रोडक्ट ये जरूरी नहीं होता कि अगर दो मैट्रिक्स का आंसर जो है एक नल मैट्रिक्स आ रहा है देन उनमें से कोई एक जीरो। ठीक है, हमने एक एग्जांपल भी दी थी जिसमें वो दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो थे लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या था? जीरो था। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 0, एक मैट्रिक्स ए ये ले लें, बी आप ये ले लें, 6 7 8 9 3 4 0 0 0, आप इनका प्रोडक्ट लें, आपका आंसर हमेशा जीरो आएगा, लेकिन ये दोनों नॉन जीरो है। लेकिन ऐसे दो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका प्रोडक्ट अगर जीरो लिया जाए देन उनमें से एक मस्ट जीरो होगा। अंडर आर भी अलग से कंडीशन है, अंडर सी एक अलग से कंडीशन है। वो क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट लिया जाए और आंसर जीरो आ जाए देन वो मैट्रिक्स बताते हुए जीरो होगा, नल होगा। इसका मतलब यहाँ से नल मैट्रिक्स या जीरो मुराद यही है। ठीक है, यानी जीरो मैट्रिक्स होगा आपके पास, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, रिवाइज कर दूं, अंडर जनरल कंडीशन अगर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट देखा जाए तो उनके जीरो होने पे कंडीशन ऐसी नहीं होती कि उनमें से दोनों में से किसी एक का होना जीरो जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट लिया गया और आंसर जीरो आ गया देन वो मैट्रिक्स बजाते खुद जरूर जीरो होगा। ठीक है, अदरवाइज ऐसा कोई मैट्रिक्स इन जनरल एग्जिस्ट ही नहीं करता कि आप उसका ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट लें और आंसर जीरो आए। कोई भी मैट्रिक्स आप ले, आप यही मैट्रिक्स ले लें, उसके साथ जब आप प्रोडक्ट लेंगे आंसर नॉन जीरो आएगा। हद ये है कि वो बजाते खुद जीरो। इसी तरह सी के ऊपर है, ए का ए हार्मिशन के साथ आप प्रोडक्ट लें, आंसर अगर नल मैट्रिक्स आता है देन या तो ए जीरो होगा या उसका कॉन्जुगेट जीरो। ठीक है, एक नल मैट्रिक्स होती है, बात वही है, ए एंड उसका कॉन्जुगेट जीरो के इक्वल आ जाएगा, बात वही है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? एक और रिजल्ट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको इन पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर जो है ना इसको फिक्स कर दिया जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब ग्रेटर देन जीरो वाले नेचुरल नंबर भी इनको जो है ना बाज ऑथर्स कहते हैं। और वो किस तरह डिफाइन करते हैं कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया हो देन उसकी आप nth पावर तक जाएं फिर ट्रांसपोज में, या आप उसका ट्रांसपोज लेकर nth पावर पे चले जाए, आपके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखें ना, हमारा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तो कम्यूट नहीं करता, लेकिन यहाँ हम डिडक्शन बड़ी अच्छी कर रहे हैं। वो डिडक्शन हमें क्या कहती हैं? प्रोडक्ट कम्यूट ना भी करे तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो सेटिस्फाई करती हैं मैट्रिक्स के अंदर कि आप ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें फिर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें रिजल्टिंग का, या आप ओरिजिनली ट्रांसपोज लेके फिर आप उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आपके एक डिडक्शन दी हुई है जो आप फंक्शनल एनालिसिस के अंदर जाके इसको जो है ना ज्यादा इसको वेरीफाई करती हैं। वेक्टर स्पेसिस के अंदर जाके जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर एनालिसिस के अंदर आप जाके इसको डिडक्ट करते हैं। वो ये है, आपने पढ़ा था कि अगर एक मैट्रिक्स लिया जाए, ठीक है, जिसमें जस्ट वन रो, ठीक है, रो मैट्रिक्स अगर आपके पास आ जाते हैं 1/3 के दो मैट्रिक्स आ गए आपके पास, देन उनके दरमियान जो प्रोडक्ट होता है जिसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है वो प्रोडक्ट इस फॉर्म का होता है। ठीक है, ये डिडक्शन था जो आप वहां भी जाके डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आप इनको जो है ना एक बार रिवाइज कर लें। x क्रॉस y का क्या मतलब होता है? फर्स्ट रो को छोड़ दिया जाता है, x2 y3, ठीक है, इनका प्रोडक्ट लिया जाए x2 y3 माइनस y2 x3 या x3 y2। ठीक है, जब आप फर्स्ट टर्म को लिखते हैं, फिर जब आप सेकंड टर्म को लिखेंगे, सेकंड टर्म में आपने क्या करना होता है? आपने सेकंड वाले को छोड़ देना होता है। सेकंड वाले को छोड़ देना है, इसका मतलब है
कि x1 यहाँ पे, फिर x3 हमारा y1 के साथ और x1 हमारा y3 के साथ, ठीक है, माइनस के साइन के साथ। बिल्कुल उसी तरह ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, x3 y1 माइनस y3 x1, और बिल्कुल उसी तरह हमारा लास्ट वाला रह जाता है x1 y2, ठीक है, थर्ड वन को छोड़ के, और माइनस x2 y1। तो ये आपका वही जो आप मैट्रिक्स लिख के ना इस तरह से आप मैट्रिक्स लिखा करते थे, उसका प्रोडक्ट लेते थे i j k करके, तो यहाँ पहला जो ना मैट्रिक्स या वेक्टर लिखा करते थे x3 y1 y2 y3, और इसमें जस्ट i j k छोड़ दें और बाकी लिखना शुरू करें, x2 y3 y2 x3, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड छोड़े x1 y3, ठीक है, और x3 y1, इसमें माइनस जे आया करता था, उसने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x1 y2 माइनस x2 y1, ये प्रोडक्ट ये वाला लिखा हुआ है। अब इसके अंदर वो प्रूफ कर रहा है कि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है जो मैट्रिक्स का, ठीक है, 1/3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है y क्रॉस s x क्रॉस y के इक्वल नहीं होता। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट अब यहाँ से भी एक रिजल्ट आपको मिलता है कि अगर 1/3 यानी कि मैट्रिक्स 1/3 ऑर्डर के भी हो तो भी प्रोडक्ट आपका कम्यूट नहीं करता, बल्कि वो माइनस टाइम x क्रॉस y के इक्वल होता है। फिर x क्रॉस x किसी भी वेक्टर का उसके साथ प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। इसी तरह ये इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड नहीं करता फॉर एनी थर्ड मैट्रिक्स अगर आप 1/3 का ले। यही वजह बनती है कि वेक्टर्स का जो आपके पास सेट ऑफ वेक्टर जो होता है वो ग्रुप नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? बिकॉज उसमें एसोसिएटिव लॉ ही होल्ड नहीं करता। ये हम वेक्टर एनालिसिस के अंदर जाके इसको डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। यहाँ आप एक रिवाइज कर लें, एक मोटिवेशन ले लें यहाँ से। बिल्कुल नेक्स्ट आपके पास डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को आप इनर प्रोडक्ट देते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस के अंदर डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है। उनके प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, a11 b11 plus a12 b12 plus a21 b21 plus a22 b2, दैट इज द प्रोडक्ट। सिंपल आपने यहाँ से रिडक्शन निकाली है। अब आपको ये डॉट प्रोडक्ट के अंदर भी ये रिजल्ट पता है, ठीक है। ये रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट जो आप जिसको परपेंडिकुलर के लिए यूज किया करते थे कि अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का या दो मैट्रिक्स का अगर 0 के इक्वल है देन नीदर a 0 है नॉर b 0, तो आपको यहाँ से भी एक रिजल्ट मिल जाता है। वहां जाके आप कहा करते थे कि ऐसे दो नॉन जीरो वेक्टर्स जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है वो आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। फिर डॉट प्रोडक्ट जी कम्यूट करता है, वेक्टर प्रोडक्ट तो कम्यूट नहीं करता लेकिन डॉट करता है। फिर डॉट प्रोडक्ट लीनियर भी होता है। लीनियर मतलब सेपरेट हो जाना सबके साथ। अल्फा ए डॉट सी इसको लिखा जा सकता है प्लस बीटा बी डॉट सी लिखा जा सकता है, जिसमें अल्फा भी फिर लैदा हो जाता है, बीटा भी फिर लैदा हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आप एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू ए डॉट सी प्लस बीटा इंटू बी डॉट सी। ये रिजल्ट भी आपका होल्ड करता है। सी ये आ गया। नेक्स्ट आपके पास आता है दो मैट्रिक्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है ऑलवेज, ठीक है। वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, या तो 0 होता है या ग्रेटर देन 0 होता है। ये हर दो मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई करता है। और ऐसे दो मैट्रिक्स जिनका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ, ठीक है, एक के साथ अगर 0 आता है देन वो बजाते हुए 0 होगा। अदरवाइज कोई ऐसे मैट्रिक्स नहीं है जिनका प्रोडक्ट 0 आए और आपके पास यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। एक वेक्टर को मैट्रिक्स को अगर आप उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर अगर 0 आता है देन वो बजाते खुद 0, अदरवाइज इस पे और कोई कंडीशन नहीं है। तो ये एक आपकी शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है क्योंकि मैट्रिक्स का वहां हम रेफरेंस देते हैं सो दैट्स। तो यहाँ तक आपका आर्टिकल एक कवर हो जाता है। जस्ट आपकी पार्टीशनिंग रह गई है, ये आपने पढ़ा है। अप टू सीरियसली अगर देखा जाए तो अप टू थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के रिजल्ट जो आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं वो आपने यहाँ तक सीखे, ठीक है। पढ़ते हैं हम जनरली है, ठीक है। किसी भी ऑर्डर हम m by m मैट्रिक्स कह रहे होते हैं, n कोई भी हो सकता है एलिमेंट, लेकिन अगर जनरल में इसको ड्रॉ करके देखा जाए तो ड्रॉएबल फॉर्म में ये 3/3 मैट्रिक्स को ही हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हायर ऑर्डर के अगर हमारे पास मैट्रिक्स आ जाते हैं और उनका क्या डिडक्शन होगी देन उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर कवर करेंगे। वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम हमारा हो जाता है और हमारे काम को बहुत आसान कर सकता है, ठीक है। इसको आप रेडी कर लें और अच्छे से इनकी असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर लें। थैंक यू वेरी मच।